हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आप लोगों को कि ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है और ज्योमेट्री के सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने ट्रायंगल्स के सेंटर्स की जानकारी प्राप्त करना शुरू की है। तो ट्रायंगल के सेंटर्स के बारे में हम लोगों ने जाना और अभी तक हमने 4 सेंटर्स को खत्म कर लिया है, जैसे कि सेंट्रॉइड खत्म किया, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। और बहुत सारे सेंटर्स थे जो अभी एक सेंटर अभी बाकी है, तो कुछ सेंटर्स की जो जानकारी थी वो आपको हमने पूरी तरह से उपलब्ध करा दिया है। अब आगे हम लोग आज जो इन सेंटर पर और सर्कम सेंटर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे वो पिछले क्लास में छूट गया था, जिसको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे और जल्दी से इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो भी वीडियो देखना है तो स्टार्टिंग से ही वीडियो को देखें, शुरुआत से जाके देखें और हमारी जो सीरीज है उसको आप अच्छे से अध्ययन करें, तभी आपको पूरी बात जाके समझ में आने वाली है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं जो इन सेंटर और सर्कम सेंटर से रिलेटेड है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 4:5:6 हो तथा अंतःत्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा शीर्षलंब ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे बड़ा शीर्षलंब निकालना है त्रिभुज का। लिखा हुआ है कि इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इफ द रेशियो ऑफ साइड्स of a triangle are 4:5:6 and in radius equal to 3 centimeter, find the largest altitude। ठीक है, लार्जेस्ट एल्टीट्यूड ज्ञात करना था। आपका जो ऑप्शन इस तरह से था 45/4 ए ऑप्शन, बी में था क्या, अगर आप बी ऑप्शन की बात करेंगे तो 44/7 है, सी ऑप्शन जो है 48/9 दे रहा है और डी ऑप्शन जो है वो 43/3 है। इस तरह के ऑप्शन है आपके सामने में। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम। तो एक त्रिभुज है, क्या क्या दिया है पहले इस डेटा को हम समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है तो अगर हम इस त्रिभुज को फॉर्म करें, ए बी और सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका अनुपात जो दिया है वो एक तो 4 दिया है, एक 5 दिया है और एक कौन सा दिया है, 6 दिया है, तथा इसके अंतःत्रिज्या 3। अंतःत्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। आप पिछले क्लास में जाके सभी बातों को एनालाइज करेंगे, सब कुछ पढ़ाया गया, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर इन रेडियस दिया हुआ है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा शीर्षलंब ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है, पहले बात को हम समझते हैं। सबसे बड़ा शीर्षलंब निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो आप जब देखेंगे कि अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया है, बहुत ध्यान से देखना है इस बात को, एक ट्रायंगल हमने बनाया है, सबसे बड़े शीर्षलंब की बात की जा रही है ट्रायंगल में, तो एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहां से हमने एक शीर्षलंब ये खींचा, यहां से एक हमने ये शीर्षलंब खींचा और यहां से एक शीर्षलंब हमने ये खींचा। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो जो भुजा सबसे बड़ी दिख रही है उसके सामने का जो शीर्षलंब है वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और जो भुजा सबसे छोटी होगी, मान लेते हैं ये भुजा सबसे छोटी है, तो इसका शीर्षलंब जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और जो सबसे छोटी भुजा होगी उसका शीर्षलंब सबसे लंबा होगा, ठीक है। और जो शीर्षलंब होगा
उसका यानी कि जो हाइट होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो अगर हम इस बात को आप अगर ध्यान रखें, ज्यादा डिटेल में ना जाने, हम इस बातों को थोड़ा सा ही समझने का प्रयास करें, तो इसमें क्या होगा, आपको ये बात पता है कि हमें सबसे बड़े शीर्षलंब की जानकारी चाहिए इस ट्रायंगल में। तो सबसे बड़े शीर्षलंब की जानकारी, जो ट्रायंगल आपका बना हुआ है वो थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि आपको ये फील हो कि ये छोटा है और ये बड़ा त्रिभुज होगा, तो इस आधार पर भी आप चीजों को एनालाइज कर पाए। तो इस ट्रायंगल को हम मानते हैं ABC। अब आपको बिल्कुल ठीक ढंग से दिख रहा होगा कि ये 4 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये 5 है, और लंबाई के अनुसार इसको मान लेते हैं 6। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, त्रिभुज का सबसे बड़ा शीर्षलंब। तो त्रिभुज का बड़ा शीर्षलंब कौन सा होगा, सबसे बड़ा हाइट कौन होगा, जो सबसे छोटी भुजा होगी, यानी कि ये वाली भुजा है, और यहां से अगर हम कोई हाइट खींचते हैं, तो यहां से कोई हम हाइट खींचते हैं, तो ये सबसे लंबी भुजा पर जो हाइट खींची गई, सबसे छोटी भुजा पर जो हाइट खींची गई, वो सबसे लंबी ऊंचाई होगी। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। और जो सबसे लंबी भुजा है उसके सामने का हाइट देखिए कितना छोटा हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, अगर याद रख गए तो बहुत आसान है चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो हमको इस हाइट को निकालना है, यानी कि इस वाले H को निकालना है, ये वाला टर्म। ठीक है, अब हम लोग कैसे बनाए इस चीज को, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि इन रेडियस जब दे दिया गया होता है, ये R जो है वो इन रेडियस है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको इन रेडियस दे दिया जाए और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाए, तो हमने एक तरीका आपको पढ़ाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो डेल बराबर हमने आपको पढ़ाया था क्या, R इंटू एस। तो इन रेडियस कितना है 3। एस क्या होता है त्रिभुज का, तो एस होता है अर्ध परिमिति, यानी 4 5 9 9 6 15, और अर्ध परिमिति का मतलब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया आपका 7 पॉइंट कितना आएगा 5, या 15/2 ही रख लीजिए। आप जब इसमें 15/2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा इस त्रिभुज का 45/2 आ जाएगा। इस पूरे ABC त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल पाएगा, तो 45/2 निकालेंगे। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो एक तरीके से और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो 1/2, अगर उसका बेस और हाइट पता हो तो आप निकाल सकते हैं। तो 1/2, बेस कितना है इसका 4, और हाइट कितना हो जाएगा, तो ये वाला H मान लेते हैं, तो ये हाइट हो गया आपका, ये निकालना है आपको। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम यहां से लिखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है, आपको भी पता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से कितना दे रखा है, हमने निकाल लिया है, डेल इंटू एस से 45/2। और अब इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने बेस गुने हाइट से निकाल देंगे, तो 1/2 बेस, यानी सबसे बड़ा शीर्षलंब पूछा है, सबसे छोटी भुजा के जो सामने वाला शीर्षलंब होगा उसी को लेंगे, तो इसका बेस कौन लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो 4 इंटू हाइट अगर ले ले तो ये H लेना पड़ेगा, सबसे बड़ी हाइट वही है। तो 45 कितना हो गया 2 हो गया। जब आप 2 से 2 को काट देंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो H का मान जो होगा वो 45/4 आपको दिखाएगा, जो इसका सटीक आंसर है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने बनाया है। आप इसको 2-3 बार देखेंगे, आपको बहुत सावधानी से समझ में आएगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम आगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके आप इसको बनाने का भी प्रयास करेंगे। यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात, यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 6:7:8 हो तथा अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा
त्रिभुज का सबसे बड़ी ऊंचाई भी बोल सकता है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी ऊंचाई निकालनी है आपको। ऑप्शन दे रखा है 12, दूसरा 13, तीसरा 14 और चौथा 15, यानी ये ए है, बी, सी और डी। आप बहुत सावधानी से समझेंगे यहाँ पे कि कैसे हम इसको दोबारा बना रहे हैं। तो एक त्रिभुज बनाएंगे जिनका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी इस तरह का ट्रायंगल बनेगा आपका। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ए, बी और सी, इसको मानते हैं सबसे छोटी भुजा 6, इससे बड़ी हो जाएगी ये 7 और ये सबसे बड़ी भुजा है 8, यानी इसके सामने की जो हाइट होगी वो सबसे छोटी होगी। ये बात आपको समझ में आ गया। अब आपको ऋण रेडियस दे रखा है, अंतर त्रिज्या, यानी कि आर का मान दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। अगर आर का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो डेल बराबर कैसे, आर इंटू एस। तो डेल का मान है 4 और एस का मान आप जानते हैं कैसे निकालेंगे। तो 8 7 15 और 15 और 6, ठीक है, 22 होना चाहिए। तो यहाँ पर 22 और बटा में 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 11। तो 11 चौक कितना हो जाएगा, पूरा 44 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज जो है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है कितना होना चाहिए, डेल। ठीक है, इसमें एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 8 6 14 और 14 और 7 21 होना चाहिए। सॉरी, यहां पर हमने गलती किया है, ये 21/2 होना चाहिए। ठीक है, तो डेल बराबर आर इंटू एस होगा। तो आर का जो मान है वो दे रखा है 4, इंटू एस का जो मान दे रखा है वो 21 बटा क्या दे रखा है, 2। तो 2 दूना 4, तो 21 दूना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब आपको चाहिए क्या, तो सबसे बड़ा शीर्षलंब निकालने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा शीर्षलंब सबसे छोटी भुजा के सामने वाली शीर्षलंब को बोलेगा। इसका अर्थ यही हुआ कि इसका हाइट हमको, इसका बेस हमको लेके चलना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है। अगर अब इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे तो 1/2 गुना बेस कौन होगा, सबसे छोटी वाली भुजा, 6 इंटू हाइट मान लेते हैं उसको, और बराबर 42 हो जाएगा। ठीक है, 6 सते क्या होगा, 42। तो यहाँ पर h का जो मान आएगा वो 14 सेंटीमीटर हाइट इसका आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 14 सेंटीमीटर निकल के आएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं और इसी तरह का इसमें लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग। तो थोड़ा सा सावधानी से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप एक एक बात को अच्छे से एनालाइज करके, पूरा पढ़ाई नहीं होता है, जितने देर आप वीडियो देखेंगे उतने देर हम लोग कोई अदर बात तो करते नहीं है, सीधे पढ़ाई की बात। तो ध्यान रखना है कि आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है। जो भी परेशानी आ रहा है उसको आप कमेंट में लिखेंगे तो हम उसको देख लेंगे। लिखिए, यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 4:3:6 हो तथा अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का सबसे छोटा, त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई, त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, ये भी अब पूछा जा सकता है कि त्रिभुज की जो सबसे छोटी ऊंचाई क्या है। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसके सामने वाला जो लाइन खींचा जाएगा, परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, वो इसके क्या होगा, तो आप जान रहे हैं, तो इसको देखते जाएंगे अभी। 28/3 और ये 29/3 है आपका ऑप्शन। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, इस बार छोटी ऊंचाई पूछी गई है। तो एक सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल बनाया गया है इस तरह का, और इस ट्रायंगल का जो नाम है, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। इस ट्रायंगल का जो नाम है ABC है। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल बनाया गया ABC, तो A सबसे छोटी भुजा क्या है यहाँ पे, 4 3 और 6 है क्या, बिल्कुल। तो 3 सबसे छोटी भुजा होगी, 4 ये होगी, तो 6 ये होगी सबसे छोटी भुजा।
अंतर त्रिज्या दी गई है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। डेल बराबर कितना, r इंटू एस से, तो r कितना है आपके पास 4, s क्या होगा 6 4 10 3 कितना 13/2 हो जाएगा, ये s का मान होगा। अगर आप इसमें गुना करेंगे तो 13/2, 2 दूना 4 तो 13 दूना कितना बन जाएगा 26, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आके आ जाएगा वो 26 आएगा। अब आपको क्या क्या करना है कि सबसे छोटी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर आपको सबसे छोटी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी भुजा वाले सामने में हम लोग हाइट इसका ले लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा हाइट होगा सबसे बड़ी भुजा के सामने। तो इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फिर से निकालते हैं, 1/2 बेस कितना होगा 6 गुना हाइट कितना होगा h, और ये कितने के बराबर होगा तो 26। जब आप काटेंगे तो 2 तिया 6 और हाइट जो निकल के आएगा वो 26 और बटा में लेके आएंगे 3, तो 26/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी, यानी कि 2 मेजर यहाँ से इशू निकले हैं और दोनों मेजर इशू के बारे में हम अगर जानकारी प्राप्त करें तो दोनों मेजर इशू क्या है कि अगर बड़ी भुजा है तो उसके सामने वाली हाइट छोटी होगी, अगर छोटी भुजा है तो उसके सामने वाली हाइट जो होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपका चलेगा, आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग इस पे। बहुत कम समय में हम लोगों को ये पढ़ना पड़ा और पूरा डिटेल ज्योमेट्री जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा सही कंटेंट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम हर टॉपिक को इसी तरह से फुल डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, तो आपको जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। आप क्या करेंगे कि आप बहुत मेहनत करेंगे इसके पीछे, एक वीडियो को 2 बार 3 बार आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक शायद बहुत मुश्किल हो आपके लिए। चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR में O तथा C क्रमशः, त्रिभुज PQR में O तथा C क्रमशः लंब केंद्र तथा परिकेंद्र है, यानी एक ही ट्रायंगल में दोनों केंद्र को दे दिया गया, P तथा O को मिलाया गया जो QR से S बिंदु पर मिलती है। एंगल PQS बराबर 60 डिग्री, एंगल QCR बराबर 130 डिग्री हो तो एंगल RPS का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन भी दे रखा है, 22 डिग्री है, यहाँ पर 23 डिग्री, सी में 24 डिग्री, सब डिग्री में दिया हुआ है। एंगल ज्ञात करना है आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है इसमें, इस क्लास में आपको अच्छे से सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि O and C are respectively, O and C are respectively orthocenter and circumcenter of triangle PQR. P and O are joined to meet side QR at S. Angle PQS is equal to 60 degree. Angle QCR is equal to 130 degree. Then find एंगल RPS is equal to what। ठीक है, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है और किस तरह से इसका आंसर निकालेंगे वो आपको RPS आंसर निकालना है। तो आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे, क्योंकि कोई ज्यादा डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको भी एग्जामिनेशन में इसी तरह से बनाना है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ताकि आपको हर बात एकदम क्लियर नजर आए। तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे।
जिसका नाम क्या दे रखेंगे हम लोग, पी क्यू और आर रखते हैं। ठीक है, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ओ तथा सी क्रमशः लंब केंद्र तथा परिकेंद्र है। ओ जो है ना वो लंब केंद्र दिया हुआ है और ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, और पी जो है वो परिकेंद्र दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बात समझना है ध्यान से। यहाँ पे अगर ये ओ लंब केंद्र है तो कहीं यहीं पे लंब केंद्र हम रख लेते हैं। लंब केंद्र क्या होता है कि जब सभी परपेंडिकुलर्स यानी इसके परपेंडिकुलर जो हैं, इस भुजा के परपेंडिकुलर और इस भुजा के परपेंडिकुलर जहां आपस में मिल जाते हैं, जैसे अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें कि इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब और इसका परपेंडिकुलर यानी कि ये इस भुजा का परपेंडिकुलर और इस भुजा का परपेंडिकुलर, जब ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर ये कट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, तो ऑर्थो सेंटर बनता है। जहां पर तीनों भुजाओं की ऊंचाइयां मिलती हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये बात तो आपको पता भी है, पढ़ाई भी चुके हैं पहले इस बात को। अब आगे बात करते हैं कि सी एक, वो तो लंब केंद्र है, सी एक परिकेंद्र है। एक काम करते हैं, हम लोगों को आसानी हो, ये सहूलियत हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, परिकेंद्र को ट्रायंगल के बाहर शिफ्ट कर देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि परिकेंद्र को हम त्रिभुज के अंदर भी रख सकते हैं, वो त्रिभुज पे डिपेंड करता है। अगर समकोण त्रिभुज हुआ तो समकोण के कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, अगर अधिक कोण त्रिभुज हुआ तो वो कर्ण अधिक कोण त्रिभुज हुआ तो त्रिभुज के बाहर हो जाता है, अगर न्यून कोण त्रिभुज हुआ तो वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। लेकिन हम लोग कहीं भी सर्कम सेंटर को जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सर्कम सेंटर को बाहर रखा गया है तो हम सर्कम सेंटर को बाहर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो सर्कम सेंटर को यहां भी रख सकते हैं, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि सर्कम सेंटर को हम चाहते हैं कि यहीं रख लेना, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर हम सर्कम सेंटर को यहीं पे रख लेते हैं। यहां भी आपको रखना होगा तो सर्कम सेंटर मान लेते हैं यहां पे है रखा हुआ। ठीक है, तो ये सर्कम सेंटर आपका यहाँ पे पुट हो गया, ये सर्कम सेंटर है, आप ध्यान रखेंगे। अब क्या बोला गया कि त्रिभुज PQR में O जो है ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, तो परपेंडिकुलर जहां मिलते हैं उसको लंब केंद्र, तथा C जो है वो परिकेंद्र यानी C को हम यहां भी रख सकते थे, यहां बाहर भी अगर आपको रखना है तो बाहर भी रख सकते हैं, बात वही रहेगा। P तथा O को मिलाया गया। अब देखते हैं ध्यान से, P तथा O, तो P से O को हमने यहाँ पर पहले ही मिला रखा है, मिलाया गया, जो QR से S बिंदु पर मिलता है, और जो QR से जाकर के कहाँ मिलता है तो वो S बिंदु पर मिलता है। PQS बराबर 60 डिग्री है, बहुत ध्यान से देखेंगे। PQS ये जो दिया हुआ है, ये पूरा जो दिया हुआ है आपका PQS यहां से यहां तक का एंगल वो पूरा 60 डिग्री दे रखा है। ये आपको बात समझना पड़ेगा, ये पूरा 60 ही है, ठीक है, ये फुल 60 है। अब आगे बढ़ते हैं, QR से इस बिंदु पर मिलती है, PQS का मान 60 है, QCR का मान 130 है। देखिए QCR कहाँ है, ये Q है, ये C है और ये R है, सर्कम सेंटर है, और इसका मान जो दे रखा है वो 130 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो एंगल RPS का मान निकालना है। अब देखिए किसका मान निकालना है, बहुत ध्यान से, R, P और S, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखिए और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया है उसको आप एनालाइज करेंगे, आपके दिमाग में सारी बातें शिफ्ट हो जाएंगी। चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको पता हो कि हम इस एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं, अगर हम ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, PQS ट्रायंगल, अगर PQS ट्रायंगल में हम अगर चलते हैं, ठीक है, अगर हम PQS ट्रायंगल में चलते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, ये 90 डिग्री का हो रहा है, ऐसा ही होगा। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मिला लेते हैं हम क्वेश्चन को। PQS सॉरी, ये चीज जो था यहाँ पर हमने जो बोला ये पूरा एंगल था, PQS के बारे में बोला गया था। PQS यानी ये पूरा वाला टोटल एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत थी। अगर ये पूरा 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो 9 और 6 कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 9 और 6 कितना होगा, 15, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। ये इतना से पूरा यहाँ तक का हमने इस ट्रायंगल से निकाला। किस ट्रायंगल के माध्यम से निकाला है, तो त्रिभुज PQS से हमने इस ट्रायंगल में निकाला कि एंगल जो होगा QPS, एंगल QPS जो होगा वो 30 डिग्री का होगा।
बात खत्म है यहाँ से। अगर हम बात करें और ध्यान लगाएं कि ये ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक ट्रायंगल है और अगर किसी भी ट्रायंगल का कहीं सरकम सेंटर कहीं भी मौजूद होता है और सरकम सेंटर अगर हमको पता है तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगर ये 130 है तो क्या ये इसका आधा नहीं होगा 65 डिग्री, आप बताइए। तो अगर ये ट्रायंगल APQR का ये C सरकम सेंटर है तो ये 130 डिग्री का है। तो अगर ये 130 डिग्री का है तो ये जो पूरा कोण बनेगा, क्या इसका यहां से यहां तक का पूरा कोण जो बनेगा क्या 65 डिग्री का नहीं होगा। अगर ये 65 डिग्री का हो गया तो आप जानते हैं कि एंगल आपको कौन सा निकालना है। यहां पर देखिएगा, एंगल आपको निकालना है RPS। अगर आपको एंगल RPS निकालना है, ध्यान से देखिए, RPS, R, P और S ये वाला एंगल निकालना है तो अगर आप इस वाले एंगल से यानी कि एंगल QPR, इस पूरे वाले एंगल से आप किस एंगल को घटा देंगे, QPS को, एंगल QPS को घटा देंगे। तो QPR का मान 65 डिग्री है और इसका मान 30 डिग्री है। तो आंसर जो घटा के आएगा वो RPS का वो कितना आएगा, तो 35 डिग्री इसका आंसर आएगा। आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। आप देखेंगे एक दो बार वीडियो को, बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस बात को आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए, फिर भी नहीं समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और हम इस पे उठा लेते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। अब बहुत ध्यान से आपको देखते जाना है, हर चीज को एनालाइज करना है, क्वेश्चन को रोकना है, बनाना है, सीखना है, तो हर तरीके का आपको काम करना पड़ेगा। त्रिभुज PQR में O तथा C क्रमशः, त्रिभुज PQR में O तथा C क्रमशः लंब केंद्र तथा परिकेंद्र है। P तथा O को मिलाया गया जो QR से S बिंदु पर मिलती है। एंगल PQS बराबर 50 डिग्री, एंगल QCR बराबर 160 डिग्री हो तो एंगल RPS का मान होगा। ठीक है, बहुत सावधानी से क्वेश्चन को करना है। 30 डिग्री यहाँ 40 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा और ये कितना होगा 60 डिग्री। एक बार हम लोग फिर से फिगर पूरा मेंटेन करते हैं और पूरा एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। इस बार हम सरकम सेंटर को बाहर भी रख के लाएंगे तो आंसर वही आएगा। आपको पता भी चल गया होगा कि उससे रिलेशन सिर्फ हमको पता करना है। सरकम सेंटर को इस बार हमने ट्रायंगल के अंदर रख दिया, अगर बाहर भी रख देते तो प्रॉपर्टी वही लगता, क्योंकि ट्रायंगल हमको पता नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है। हो सकता है कि अधिक कोण त्रिभुज ही हो, तो हम लोग तो बना रहे हैं न्यून कोण के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल ले, देखिए यहाँ अगर हम मानते हैं कि PQR एक ट्रायंगल है तो इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेते हैं और इसको एक बार R मान लेते हैं। O तथा C क्रमशः लंब केंद्र हैं। तो लंब केंद्र क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। जब सभी के परपेंडिकुलर्स आपस में मिलते हैं, सभी भुजाओं के परपेंडिकुलर्स आपस में मिलते हैं तो वो लंब केंद्र होता है। ठीक है, अच्छा, लंब केंद्र का एक क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, इन दोनों कोण में क्या रिलेशन होता है, यहाँ में तो दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर ये लंब केंद्र होता है तब परिकेंद्र होता है तो दुगना का रिलेशन होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है, अंतः केंद्र से होता है। तो ये सभी केंद्र हमने पढ़ाए आपको, जो कि जिसकी जानकारी आपको पहले से है। तो O और C क्रमशः, तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। एक सेंटर हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया इस बार ट्रायंगल से, और जब ट्रायंगल से बाहर निकाला तो कुछ सरकम सेंटर बाहर इस बार स्थित कर लिया हमने। यहाँ भी रख सकते थे, सरकम सेंटर को हमने बाहर खींच लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका सरकम सेंटर ही है, मान लिया जाए कि ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि लंब केंद्र तथा परिकेंद्र है, P तथा O को मिलाया गया। अब देखिए P तथा O को मिलाया गया है, यहाँ Q से R, यहाँ पर QR से S बिंदु पर मिलती है। PQS का मान 50 है। अब देखिए ध्यान से, PQS का मान जो है वो 50 डिग्री दिया है। इस पूरे का मान यहाँ से यहाँ तक का मान 50 डिग्री है।
अब आप फिर से देखेंगे, जब ये 50 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री का है, त्रिभुज किस में चलेंगे, PQS में। तो अगर ये 90 है और 50 है तो 9 5 14 हो गया, और 14 जब हो गया, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो घटा देंगे तो 40 डिग्री का ये बनेगा। आपको ये बात पता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां से हम इस पूरे कोण को भी क्या निकाल सकते हैं, ये वाला जो कोण आपको दे रखा है वो 160 डिग्री का है। अगर ये 160 डिग्री का कोण है तो अगर ये सरकम सेंटर पर बना कोण 160 है तो यहाँ पर शीर्ष पर जो कोण बनेगा वो इसका आधा होगा, यानी कि 80 डिग्री इसका हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर हम इस पूरे एंगल में से 80 डिग्री में से 40 डिग्री को घटा देते हैं तो आंसर कितना आएगा, 40 डिग्री। हमने डायरेक्ट इस बात को समझाने का प्रयास किया। आपको लैंग्वेज लिखना है तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इतने लिखने आवश्यकता आपको है नहीं, आप इतने सक्षम होंगे कि आप लिख भी पाएंगे। तो ये छोटा सा एक क्लास था जो हमारे संबंधित किस चीज से था, तो कुछ क्वेश्चंस सरकम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर पर कुछ प्रश्न इससे संबंधित छूट गए थे जिनको हमने समझाने का प्रयास किया है। आगे की क्लासेस में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और एक लास्ट सेंटर एक्स सेंटर बच गया है, उसकी जानकारी प्राप्त करते ही हमारा सेंटर्स का जो होगा एक वीडियो और शूट होगा जिसमें रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद अंततः सेंटर्स का अंत होगा और त्रिभुज की सर्वांग समता पर हम लोग मूव कर जाएंगे। तो क्या होती है त्रिभुज की सर्वांग समता, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सिमिलैरिटी जानेंगे, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, इसको जानते हुए अभी दोनों टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। फिर थेल्स प्रमेय वगैरह आने वाला है, तो लगातार अब सेशन हमारा चलता हुआ रहेगा इसी तरीके से। हमने एक और प्रॉमिस किया था आपसे कि आगे कुछ और भी टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका जल्द ही अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं, और कंटिन्यू आपका अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव क्लासेस देने के भी एक शुरुआत की जाएगी। तो बहुत जल्द हम लोग थोड़ा बदलाव के साथ नजर आने वाले हैं, तो इसका आप लोग वेट करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत इस कंटेंट के पीछे हम लोग लगाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर करें इसको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।